तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो यूनिट 1 है नेट JRF पेपर 1 शिक्षण एवं शोध वृत्ति का जो यूनिट 1 है शिक्षण वृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका जो चैप्टर 2 से आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अध्येता की विशेषताएं, यानी कि इंग्लिश में लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अध्येता क्या होता है? यहाँ पर अध्येता होता है विद्यार्थी, यानी कि स्टूडेंट, वही होता है लर्नर। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अध्येता क्या होता है, अध्येता का अर्थ क्या है, उसके बाद उसकी विशेषताओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अध्येता क्या होता है? अध्येता के तो ये तो बता दिया कि अध्येता यानी शिक्षार्थी, यानी कि विद्यार्थी, सब एक ही चीज़ें, सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसको हिंदी में और मतलब परिष्कृत हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अध्येता बोलते हैं। सामान्य हिंदी में बोल दो शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी। तो शिक्षण के केंद्र बिंदु में अध्येता का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कि अगर टीचिंग जो प्रोसेस होता है उसमें टीचर तो होता ही है और स्टूडेंट, जितनी महत्वपूर्ण भूमिका टीचर की होती है उतनी ही उसकी शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट की होती है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट या विद्यार्थी शब्द इस्तेमाल करूँगा ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि अगर विद्यार्थी नहीं होगा तो टीचर पढ़ाएगा किसको? तो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, इसमें विद्यार्थी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहले समझा रहा हूँ, अभी समझिए, उसके बाद फिर लिखवाऊंगा बोल के। अध्येता जो है शिक्षा ग्रहण करने के शुरुआती समय में अपरिपक्व अवस्था में होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको मतलब शिक्षा दी जाती है उसकी विषय की या फिर सामाजिक गुणों की, सांस्कृतिक गुणों की, तो इस प्रकार उसके चरित्र का निर्माण होता है और वह आगे चलकर जो है परिपक्व अवस्था में आ जाता है। और अध्येता के बारे में और जानते हैं, तो यानी कि शिक्षार्थी के बारे में। विद्यालयी वातावरण अध्येता की मानस पटल पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसका मतलब क्या है? कि जो स्कूल का माहौल होता है, विद्यालय का जो माहौल होता है, वह ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट के मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव पड़े और उसकी जो पढ़ाई है उसमें सकारात्मक योगदान दे। यानी कि उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने वाला माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी पढ़ाई में सहायता करे ऐसा माहौल होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे क्या? सकारात्मक माहौल, यानी सकारात्मक प्रभाव डाले ऐसा विद्यालय का वातावरण होना चाहिए। और सकारात्मक माहौल ही पता कैसे चलेगा? ये तब पता चलेगा कि अगर इस प्रकार के माहौल से उसको, जो विद्यार्थी है, उसको स्कूल में रुचि है, यानी कि स्कूल में उसको अच्छा लगता है, ना कि स्कूल में उसको बोरियत महसूस होती है। वह अपने शिक्षकों से या अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करता है, मिलनसार रहता है। तो इससे पता लगेगा कि जो स्कूल का वातावरण है वो सही है, यानी कि विद्यार्थी के अनुकूल है, अध्येता के अनुकूल है। और विद्यालय का वातावरण होता है उसमें शिक्षा में जो प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव, वो तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी का अनुशासन होता है उसको बनाने में भी विद्यालय के वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये हो गया अध्येता के बारे में। अध्येता में सिंपल अपने दिमाग में क्या रखना है? स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट क्या होता है? जब शुरुआत में जाता है स्कूल में पढ़ने, तो उसका जो मस्तिष्क होता है अब अपरिपक्व अवस्था में होता है, यानी कि इनमेच्योर होता है, अमेच्योर होता है, मेच्योर नहीं होता। फिर धीरे धीरे उसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के गुण विकसित होते हैं जो कि समाज में रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। इससे फिर वो मेच्योर हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है। यही है। अब लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, जो मैंने समझाया यही है। शिक्षण के केंद्र बिंदु में अध्येता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अध्येता या फिर विद्यार्थी सीधे लिख लीजिए, तो अध्येता लिखने में कठिनाई हो रही है तो सीधे विद्यार्थी लिख लीजिए। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के शुरुआती समय में अपरिपक्व अवस्था में होता है, लेकिन जैसे जैसे वह सांस्कृतिक और चारित्रिक सद्गुणों को आत्मसात करता है तो वह परिपक्व होता जाता है। जैसे मेरी बोलने की स्पीड तेज है तो वीडियो की स्पीड से स्लो करके या फिर वीडियो रोक कर आप लोग लिख लेना।
ये हो गया कि वह परिपक्व होता जाता है। इसके आगे लिखिए, दूसरे पैराग्राफ में, विद्यालयी वातावरण अध्येता के मानस पटल पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसका प्रभाव हमें शिक्षक व साथी सहपाठियों के साथ अध्येता या शिक्षार्थी के मिलनसार व्यवहार में दिखाई देता है। विद्यालय शिक्षा के माध्यम से अध्येता अनुशासन की प्रवृत्ति का, या अध्येता में लिख लीजिएगा, विद्यालय शिक्षा के माध्यम से अध्येता में अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, ये अध्येता के बारे में हो गया। अब हम ये पढ़ेंगे अध्येता की विशेषताएं। तो पहले मैं समझा दूंगा अध्येता की विशेषता क्या है, उसके बारे में फिर लिखवाऊंगा। तो अध्येता की कई विशेषताएं हैं। उसमें जो पहली विशेषता है वो है मूल प्रवृत्ति, या फिर मूल प्रवृत्तियाँ, क्योंकि प्रवृत्ति एक नहीं होती ना, मूल प्रवृत्ति कैसी कई होती हैं, तो इसको बोलेंगे मूल प्रवृत्तियाँ। तो चलिए देखते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं। ये मूल प्रवृत्तियाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूल प्रवृत्तियों को इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स लिखा हुआ है, स्पेलिंग भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी लिख लीजिएगा साथ में, जब हेडिंग में लिखवाऊँगा तो ये मूल प्रवृत्तियाँ उसके कोष्टक में हेडिंग के इंस्टिंक्ट्स इंग्लिश भी। तो मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसके कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के, कोई व्यक्ति के कुछ खास प्रकार के व्यवहार उसको सिखाने नहीं पड़ते, उसके पैदाइशी होते हैं, मतलब वो खुद अपने आप सीख जाता है। तो वो जो ऐसे प्रकार गुण होते हैं या फिर ऐसे व्यवहार होते हैं, वही जो होती हैं मूल प्रवृत्तियाँ। और ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये किसी या फिर कई प्रेरक शक्तियों के माध्यम से प्राणी मात्र के व्यवहार को परिचालित करते हैं। क्योंकि मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्तियाँ किसी व्यक्ति के व्यवहार में ही हमको परिलक्षित होंगी। परिलक्षित का मतलब हमें देखेंगे, समझ में आएंगी। तो ये जो मूल प्रवृत्तियाँ होती, इनके पीछे भी कुछ प्रेरक शक्तियाँ होती हैं। प्रेरक शक्तियाँ का मतलब जो प्रेरित करती हैं कि हम ऐसा व्यवहार करें, वो प्रेरक शक्तियाँ। वो इस प्रकार की प्रेरक शक्तियाँ जो है इन मूल प्रवृत्तियों के पीछे होती हैं, और इन प्रेरक शक्तियों से वह व्यक्ति या वह प्राणी प्रेरित होकर अपने व्यवहार को परिचालित करता है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि वो व्यवहार जो है, उस व्यक्ति के वह व्यवहार या फिर उस प्रकार के कुछ व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित हैं, ऐसा बोला जाता है। अब उदाहरण के लिए मूल प्रवृत्तियों के उदाहरण, जैसे कि अगर उदाहरण से बताता हूँ आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि भूख लगना, भूख लगने में कोई प्राणी हो, कोई इंसान हो, भोजन की तलाश करता है, भोजन की मांग करता है। और दूसरा उदाहरण, भय लगने पर उससे बचाव का प्रयास करना, यानी भय लगेगा तो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए भागेंगे, या फिर उससे जो जिस भी संकट से, जिस भी समस्या से भय लग रहा है, उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सभी में होता है, सभी मनुष्यों में होता है, सभी जानवरों में, सब में होता है कि भय लगेगा तो अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयास करेंगे, कैसे भी करके, लड़के या फिर भाग कर। भूख लगने पर भोजन खोज करेगा, कोई भी इंसान हो या जानवर हो। तो ये क्या होती है? मतलब मूल प्रवृत्ति मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो जन्मजात होते हैं, तो जन्मजात हैं ये चीज़ें, और ये सिखाना तो पड़ता नहीं भाई। ये जो व्यवहार है ये अपने आप सीख जाते हैं कोई भी प्राणी। और इसकी पीछे प्रेरक शक्तियाँ, मैंने बताया कि प्रेरक शक्तियाँ होती हैं जिनके माध्यम से प्राणी मात्र के व्यवहार परिचालित होता है, या फिर वो उन प्रेरक शक्तियों के माध्यम से उस व्यक्ति या प्राणी की वो मूल प्रवृत्तियाँ परिचालित होती हैं या दिखती हैं, हमें परिलक्षित होती हैं। तो यहाँ प्रेरक शक्तियाँ क्या है? उदाहरण में जैसे भूख लगना, तो भूख लगने पर भोजन की मांग कर रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि भोजन की मांग कर रहा है। तो ये भोजन की जो मांग कर रहा है ये होगी मूल प्रवृत्ति, क्योंकि हमें पहले दिख रही है, समझ आ रही है। लेकिन भूख लगना ये तो हमें समझ में आएगा नहीं, ये तो जिसको भूख लगी उसी प्राणी को पता चलेगा। तो यहाँ पर जो भूख लगना है ये हो गया प्रेरक शक्तियाँ, जो कि प्रेरित कर रही है उसको
व्यवहार करने में, किस प्रकार का व्यवहार करने की, वह भोजन की मांग करेगा, इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए उसको प्रेरित कर रहा है। कोई भूख लगने की जो है प्रेरक शक्ति है वो, और भय लगने पर अपनी आत्मरक्षा करने के लिए तैयार हो जाना। तो वह प्राणी अपनी आत्मरक्षा करने के लिए तैयार हो गई, ये तो हमें दिख रहा है। तो ये हो गई मूल प्रवृत्ति। और इसके पीछे प्रेरक शक्ति कौन सी है? इसके पीछे प्रेरक शक्ति है भय लगना। भय लगना हमें नहीं पता चल रहा, वो तो उसके अंदर है, उसके मन में है। तो जो जो मन में है वो हो गया प्रेरक शक्ति। और जो प्रेरक शक्ति प्रेरित कर रही है, तो मूल प्रवृत्ति के रूप में अपना व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है वो प्राणी, वो व्यवहार हो गया अपनी आत्मरक्षा करने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। बहुत ही मतलब उदाहरण के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया। तो ये मूल प्रवृत्ति। अब ये तो मूल प्रवृत्ति एक सामान्य परिभाषा हो गई। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग शिक्षाविदों ने अपने विचारों में, अपने शब्दों में मूल प्रवृत्तियों की अलग अलग परिभाषा दी है। उनमें से एक जो विद्वान या एक शिक्षाविद है, उनका नाम है विलियम मैकडोनल। ये लिखा विलियम मैकडोनल। इन्होंने मूल प्रवृत्ति क्या बताया है, तो इनके अनुसार मूल प्रवृत्ति बता देता हूँ। इन्होंने बताया मूल प्रवृत्ति के बारे में, मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाओं के प्रमुख चालक हैं। यदि मूल प्रवृत्तियों तथा उनसे संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए, शक्तिशाली संवेग का मतलब जो यहाँ मैंने बताया प्रेरक शक्ति है, उनकी बात कर रहा है, उनको हटा दिया जाए तो प्राणी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई प्रेरक शक्ति नहीं होगी तो कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित क्यों होगा, फिर क्यों करेगा कोई भी कार्य? वह उसी प्रकार गतिहीन और निश्चल हो जाएगा। ये मैकडोनल्ड का कहना है कि वह उसी प्रकार गतिहीन और निश्चल हो जाएगा जिस प्रकार एक घड़ी, एक अच्छी घड़ी यानी चल रही है, उसकी मुख्य कमानी हटा दी जाए, यानी कि जो मुख्य सुई उसको हटा दिया जाए, जो घंटे वाली सुई हटा दिया जाए तो घड़ी किस काम की रह जाएगी, फिर समय नहीं बता पाएगी सही से। या फिर स्टीम यानी भाप वाला इंजन जो होता है उसकी आग बुझा दिया, अगर भाप वाले इंजन की आग बुझा देंगे इंजन बंद हो जाएगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये बताया मैकडोनल्ड ने मूल प्रवृत्ति की परिभाषा। इसी प्रकार अलग अलग और भी शिक्षाविद हैं, जैसे कि होगा वैलेंटाइन रोल। तो हमको एक लिखना, क्योंकि जो विद्वानों की परिभाषा है ये कभी परीक्षा में पूछी नहीं जाती। ये तो जब वो ऐसी परीक्षा होती है ना डिस्क्रिप्टिव विस्तारित, उसमें लिखने के लिए होता है। ऑप्शनल में कभी पूछना नहीं, और समझने के लिए हम एक विद्वान के यानी कि केवल मैकडोनल्ड की परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए मूल प्रवृत्तियाँ और लिख लीजिए इंस्टिंक्टिव। पहले मूल प्रवृत्तियाँ लिखवा देता हूँ, इसके बाद विलियम मैकडोनल्ड के अनुसार लिखूँगा। तो मूल प्रवृत्ति में लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जिन्हें सीखना नहीं पड़ता, जो प्रेरक शक्तियों के माध्यम से प्राणी मात्र के जो प्रेरक शक्तियों के माध्यम से प्राणी मात्र के व्यवहार को परिचालित करते हैं, कमला के इन्हें मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। उदाहरण में लिखिए, उदाहरण पहला उदाहरण लिखिए, भूख लगने पर भोजन की तलाश करना या भोजन की मांग करना। दूसरा उदाहरण लिखिए, पहला हो गया, दूसरा उदाहरण लिखिए, भय लगने पर अपनी रक्षा करने के लिए खुद को तैयार करना। और अगले पैराग्राफ में लिखिए, जिस प्रकार ईंटें मकान निर्मित करने में सहायक होती हैं, उसी प्रकार मूल प्रवृत्तियाँ मानव व्यवहार के स्वरूप को निर्मित करने में सहायक होती हैं। ये कैसे? जैसे कि ईंटों से मकान बनता है, उसी प्रकार से मूल प्रवृत्तियों से ही मानव का व्यवहार निर्मित होता है, बस सामान्य शब्दों में। अब दूसरे पैराग्राफ में लिखिए, विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ। इसमें लिखिए, मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाओं के प्रमुख चालक हैं। यदि मूल प्रवृत्तियों तथा उनसे संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए तो प्राणी किसी भी प्रकार का कार्य
नहीं कर सकता। फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, वह उसी प्रकार गतिहीन और निश्चल हो जाएगा। निश्चल, निश्चल हो जाएगा जिस प्रकार अच्छी घड़ी जिसकी मुख्य कमानी हटा दी गई हो, या भाप का इंजन जिसकी आग बुझा दी गई हो। बस, फुल स्टॉप। ये विलियम मैकडूगल के अनुसार हो गया मूल प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्ति की परिभाषा। ठीक है, अब मूल प्रवृत्तियाँ जो कौन कौन सी होती हैं वो लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए मूल प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं। हेडिंग डालिए, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं, या फिर इसमें डैश करके ऑब्लिक करके लिख लीजिए मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। इसे पहला नंबर लिखिए, मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती हैं। दूसरा, मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग अवश्य जुड़ा रहता है। या संवेग मतलब जो मैं बताया था ना, प्रेरक शक्ति, वही है। तीसरा लिखिए, मूल प्रवृत्तियाँ कभी नष्ट नहीं होती हैं। समझिए, समझना है, मूल प्रवृत्तियाँ कभी नष्ट नहीं होती मतलब कि जो प्रेरक शक्तियाँ होती हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करती है, निर्धारित करती है, वो कभी समाप्त थोड़ी होती है। जब तक व्यक्ति या प्राणी कोई भी जिंदा रहेगा तो कोई ना कोई तो मूल प्रवृत्ति या प्रेरित करने वाली शक्ति तो रहेगी उसके अंदर, जो उसको कुछ भी व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगी। तो वही इसका मतलब। अगला चौथा लिखिए, 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट लिखिए, ये आदत से भिन्न होती हैं। ये आदत से भिन्न होती है, इसका मतलब क्या है कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो आदत नहीं होती, क्योंकि आदत निर्मित होती है, आदत का निर्माण होता है, आदत बनाई जाती है। हमें जो भी हमें ज़रूरत होगी अपने अनुसार, या फिर कोई बुरी आदत भी जिसकी ज़रूरत नहीं है, दारू पीना, नशा करना, मोबाइल का नशा करना, कुछ मतलब दिन भर टीवी के सामने बैठे रहना, तो ये हमारी आदत बन जाती है, कई लोगों की आदत बन जाती है। तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई अनिवार्य थोड़ी है, बल्कि ये नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, इसको छोड़ना चाहिए। तो आदत बन जाती है, अच्छी है बुरी आदत, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, भले ही उसकी मूल प्रवृत्ति ना हो लेकिन आदत उसने बना ली तो अच्छी आदत है। तो आदत से भिन्न होती है, इसका मतलब क्योंकि आदत बनाई जाती है, मूल प्रवृत्ति बनाई नहीं जाती है, जन्मजात होती है, व्यक्ति के अंदर से होते हैं, यानी उसके मन के अंदर से ही होती है, उसको बाहर से सिखाने या बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिर अगला लिखिए, 5वां बिंदु, ये उद्देश्यपूर्ण होती है। यानी कि मूल प्रवृत्तियों कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के नहीं होती है, इसका मतलब। तो ये लिख लिया, ये उद्देश्यपूर्ण होती हैं। फिर 6वां लिखिए, 6वें बिंदु में लिखना है, इसके अनुभव से व्यक्ति या प्राणी लाभ उठाता है। यानी कि मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से व्यक्ति या प्राणी लाभ उठाता है। लाभ कैसे उठाता है? लाभ ऐसे उठाता है क्योंकि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसको क्या वो करना चाहता है, यानी कि उसकी रुचि किस में आगे जाकर विकसित होगी, क्योंकि रुचि मूल प्रवृत्ति से अलग होती है। यानी कि मूल प्रवृत्ति पहले होती है, उसके बाद रुचि आती है। तो रुचि किस चीज़ में विकसित होगी, उसकी असली रुचि है किस में, उसको मन किस काम में लगेगा, ये हमें मूल प्रवृत्ति से पता चलता है। तो इसलिए कहा गया कि मूल प्रवृत्ति हमें कहा अपने बारे में कई चीज़ बताती हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर हमें अपनी मूल प्रवृत्तियों का अनुभव हो गया तो व्यक्ति या प्राणी उससे लाभ उठाएगा, ये इसका अर्थ है। ठीक है, अगला 7वां लिखिए, ये जन्मजात होती हैं। मैंने शुरुआत में बता दिया था कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। 7वां हो गया। अब 8वां लिखिए, इसको वातावरण, बौद्धिक कौशल और शिक्षा द्वारा विकसित और संवर्धित किया जा सकता है। इसको यानी कि मूल प्रवृत्ति को, जो भी मूल प्रवृत्ति एक या एक से ज़्यादा है, तो
यहाँ पर स्कूल मत लिखिए इनको, क्योंकि मूल प्रत्यय एक से ज़्यादा भी हो सकती है ना। इनको वातावरण कौमा बौद्धिक कौशल और शिक्षा द्वारा विकसित और संवर्धित, यानी कि इंग्लिश जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, संवर्धित किया जा सकता है। ठीक है, ये मूल प्रत्यय हो गई, मूल प्रत्यय की विशेषताएं या फिर कुछ महत्वपूर्ण मूल प्रत्यय ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे मूल प्रत्ययों का शैक्षिक महत्व। मूल प्रत्ययों का शैक्षिक महत्व क्या है? पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर लिखना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अगर आप अपने मन में सोचेंगे शिक्षा का उद्देश्य होता क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जो विद्यार्थी या व्यक्ति है पढ़ने वाला, उसके आचार विचार, उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, यानी कि उसका जो व्यवहार है अच्छे सकारात्मक दिशा में हो, इससे उसको फायदा हो, पूरे समाज को फायदा हो। यही होता है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। बाकी छोटे मतलब कोई स्पेशल उद्देश्य देखा जाए तो अलग हो सकता है कि उसको ये बनना है, ये करना, वो करना है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य होगा अगर सामान्य रूप से देखा जाए यही है कि व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाना, उसके आचार विचार व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करना, ये होता है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। और जो इन उद्देश्यों की पूर्ति में जो है मूल प्रवृत्तियाँ जो है सहायता करती हैं। ये कैसे? क्योंकि जो विद्यार्थी का व्यवहार में परिवर्तित किया जाएगा अध्यापक के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, तो इसके स्रोत में मूल प्रवृत्ति विद्यमान रहती है, यानी जो उसका व्यवहार बदला जा रहा है उस परिवर्तन के स्रोत में मूल प्रवृत्तियाँ विद्यमान रहेंगी, तभी सकारात्मक परिवर्तन हो पाएगा। अगर मूल प्रवृत्तियों के अनुसार परिवर्तन किया जा रहा है उस विद्यार्थी के व्यवहार में, तभी सकारात्मक परिवर्तन हो पाएगा। इसलिए मूल प्रवृत्तियों का यहाँ पर विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परिवर्तन होगा उसके मूल स्रोत में क्या विद्यमान है? उसके मूल स्रोत में मूल प्रवृत्तियाँ ही विद्यमान है। इस प्रकार है जो उसका व्यवहार परिवर्तन होगा वो सकारात्मक दिशा में होगा, और जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सकारात्मक परिवर्तन वो पूरा होगा। तो ये क्या होगा? मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व हो गया। इसके अलावा और भी कई से महत्व हैं, उनको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला महत्व है आदत निर्माण में सहायता करना, क्योंकि मैंने पहले बताया आदत निर्माण, आदत जो है आदत बनाई जाती है, लेकिन जो आदत अगर मूल प्रवृत्तियों के अनुसार बनाया गया तो वो आदत हमें फायदेमंद होगी। अगर जैसे कि मूल प्रवृत्ति नहीं होती कि मोबाइल में घंटों बजाना, मूल प्रवृत्ति नहीं होती कि कोई भी नशा करना, ये मूल प्रवृत्ति किसी व्यक्ति की नहीं होती। लेकिन अगर ये ऐसी आदत बन गई है मूल प्रवृत्ति से अलग है, विपरीत है, तो उस व्यक्ति का नुकसान करेगी, फायदा नहीं करेगी। लेकिन उसे किसी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है कि समाज लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना उसकी मूल प्रवृत्ति है, तो अगर वो इसी प्रकार उसकी आदत बन जाए कि वो लोगों की मदद कैसे करना है, कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, अच्छी तरीके से कर पाए, खुद का नुकसान हुए भी बिना कर पाए, तो अगर इस प्रकार आदत बनी तो ये मूल प्रवृत्ति के अनुसार हुई। अगर उसकी मूल प्रवृत्ति पता है तभी हम ये आदत बना पाएंगे कि जैसे उसकी मूल प्रवृत्ति वैसे उसकी आदत बनाई जाए, दोनों सेम रहेंगे, सेम रहेंगे तो फायदा करेगा। तो पहला इसका महत्व क्या होगा कि आदत निर्माण में सहायता करती है, क्योंकि अगर मूल प्रवृत्ति के बारे में नहीं पता होगा तो हम किसी भी व्यक्ति की आदत निर्माण किया ही नहीं जा सकता। मतलब किया जाएगा तो मूल प्रवृत्ति से हटकर होगा, वो और हटकर होगा तो फायदा नहीं करेगा। तो आदत निर्माण मूल प्रवृत्ति के अनुसार होना चाहिए, इसके लिए जरूरी कि पहले उसकी मूल प्रवृत्ति पता होनी चाहिए। तो इसके एक महत्व हो गया। दूसरा महत्व रुचि और रुझान जानने में सहायता करती है। कौन? मूल प्रवृत्तियाँ। ये किस प्रकार है? क्योंकि मैंने बताया था रुचि या रुझान होता है मूल प्रवृत्ति के बाद आता है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है और व्यक्ति के मन के अंदर होती है, खुद से ही विकसित होती है, कोई सिखाता नहीं है। लेकिन रुचि जो है कई लोगों को पता नहीं होती, मतलब कई लोगों को काफ़ी बड़ी उम्र तक पता ही नहीं होती कि उसकी रुचि किस चीज़ में। उनको सोचना पड़ता है कि हमारी रुचि किस में। तो अगर उसकी मतलब मूल प्रवृत्ति उसके बारे में उस व्यक्ति को पता है कि मेरे में मूल प्रवृत्ति क्या है, तो उसी के अनुसार वह अपनी रुचि विकसित करेगा। तो रुचि विकसित करेगा तो उसी क्षेत्र में काम करेगा। यानी कि किसी को रुचि पढ़ाने में, तो उसकी मूल प्रवृत्ति भी तो होनी चाहिए कि पढ़ाना, शिक्षण कार्य करना। तो ये इसका एक फ़ायदा होगा कि अगर मूल प्रवृत्ति के बारे में पता तो वह अपनी रुचि या रुझान के बारे में भी जान लेगा। तो ये यहाँ पर मूल प्रवृत्ति ने रुचि या रुझान के बारे में सहायता की, ये होगा इसका एक शैक्षिक महत्व। और फिर अगला महत्व ज्ञान अर्जन में सहायता करना। यहाँ पर हमें रुचि पता चल गई, मूल प्रवृत्ति के द्वारा हमने अपनी रुचि पता कर ली।
हमें रुचि जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में हम ज्ञान अर्जन हासिल कर लेगा, तभी तो हमें अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो ये भी इसका एक महत्व हो गया कि अगर हमें अपनी मूल प्रवृत्ति पता तो उसके बाद रुचि पता होगी, और उसी के अनुसार हम उसी क्षेत्र में ज्ञान अर्जन करेंगे, यानी कि उस क्षेत्र में नॉलेज प्राप्त करेंगे। नॉलेज प्राप्त करेंगे तो हम उस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। और अगला इसका महत्व क्या है? अगला महत्व है अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना। क्योंकि अगर व्यक्ति को अपनी मूल प्रवृत्ति पता है तो वह अपनी मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए, यानी सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए खुद को अनुशासित रख सकता है कि अपना पूरा काम एक समय अनुसार करना, समय से जागना, समय से सोना, समय से खाना, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें कब होगी? अगर उसे अपनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में पता तभी तो होगा। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्ति की सहायता से उसे उस व्यक्ति को, एक अध्यापक को शिक्षार्थी के अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिली। तो ये भी एक उसका क्या हो गया, एक शैक्षिक महत्व हो गया, एक प्रकार का महत्व ही है। और अगला महत्व क्या, अगला देखते हैं, प्रेरणा देने में सहायता करना। अब ये मूल प्रवृत्ति जो है प्रेरणा देने में सहायता कैसे करती है? किसी की मूल प्रवृत्ति का पता है तो अध्यापक उसी के अनुसार उस विद्यार्थी को प्रेरित करेगा। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ ना। अगर मान लो अध्यापक को अपने स्टूडेंट की मूल प्रवृत्ति के बारे में पता ही नहीं है, तो अगर उसको प्रेरित करना तो किस प्रकार प्रेरित करेगा? हो सकता है जो तरीका अपना वो लागू ना करेगा, उनको मूल प्रवृत्तियों के बारे में पता ही नहीं है अपने स्टूडेंट्स की। इस वजह से प्रेरित करने के लिए भी अध्यापक को पता नहीं होनी चाहिए कि किसी भी मतलब किसी अगर एक स्टूडेंट को प्रेरित करना है, जबकि कुछ ज़रूरी नहीं सबकी मूल प्रवृत्ति एक समान हो, तो उसके पता होना चाहिए उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। हालांकि ज़्यादातर जो मूल प्रवृत्ति होती हैं वो समान होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ना मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं में पहला कि मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती है, ज़्यादातर समान होती हैं। लेकिन अगर किसी एक विद्यार्थी की किसी क्षेत्र के प्रति अब प्रवृत्ति जो है अलग है, मूल प्रवृत्ति अलग है, तो उसके अध्यापक को पता होना चाहिए। तो अगर पता है तो उसी अनुसार वह उसे विद्यार्थी को प्रेरित कर पाएगा, यानी प्रेरणा देने में सहायता करेगा। यहाँ पर मेरा मूल प्रवृत्ति अध्यापक को, ठीक ये हो गया, यानी कि प्रेरित करने में। और अगला क्या है? अगला है चरित्र विकास में सहायता करना, यानी मूल प्रवृत्ति किसी भी व्यक्ति के चरित्र विकास में भी सहायता करती है। और अगला क्या इसका महत्व है? अगला महत्व है मन को समझने की क्षमता प्रदान करना, यानी मूल प्रवृत्ति हमें अपने मन के, यानी उस व्यक्ति की जिसकी भी मूल प्रवृत्ति है उसे खुद के मन को समझने में भी क्षमता प्रदान करती है। सहायता तो करती है, क्षमता भी प्रदान करती है। ये किस प्रकार? इसका मतलब है अगर हमें अपनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में पता है तो हम अपने मन को समझकर उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं, और उसके अनुसार काम करके हमको मन को खुशी मिलेगा, मन को लाभ भी होगा। मन को लाभ होगा, पूरे शरीर को यानी पूरे व्यक्ति को लाभ होगा, उस व्यक्ति को लाभ होगा। ये कैसा है? अगर हमको मन को अपने समझते नहीं है, तो हम अपनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में नहीं पता, तो हमें मन को बारे में नहीं पता कि हमारे मन को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, तो हम उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम अपने मन के अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो हम कार्य करते जरूरी नहीं हमें उससे मन को संतुष्टि मिले। संतुष्टि नहीं मिलेगी तो कार्य करने का फ़ायदा क्या? काम ऐसा करना चाहिए जैसे मन को भी संतुष्टि मिले और फ़ायदा भी हो। तो इससे लिए यहाँ पर मूल प्रवृत्ति से हमको मन को समझने में की क्षमता विकसित होगी, क्षमता हमारे अंदर आएगी कि हम अपने मन को समझ सकें। और अगर मन को समझेंगे तो हम उसी अनुसार काम करेंगे, उसी अनुसार काम करेंगे तो हमारे मन को खुशी मिलेगी, यानी कुल मिला के सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिसे बोलते हैं ना जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्टि मिलना भी ज़रूरी है। तो जीवन का उद्देश्य क्या रह गया अगर हम एक जो काम करते हैं उससे हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, तो यहाँ पर भी एक मूल प्रवृत्ति का एक महत्व हो गया। तो ठीक है, अब ये मूल प्रवृत्ति के कुछ महत्व, कुछ शैक्षिक महत्व जो है उनमें इसके महत्वपूर्ण बिंदु है मैंने बता दिए। अब इनको लिख लेना, ये मैंने समझा दिया, आप चलिए लिख लो सबको। यहाँ पे हेडिंग डालिए, मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व। मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व।
अब इसमें लिखिए नंबर 1, नहीं पहले इसके बारे में लिख लीजिए, मूल प्रवृत्तियों का सच्ची महत्व है क्या, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के आचार विचार व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। इन परिवर्तनों के मूल स्रोत में मूल प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। विद्यमान रहती है, लिख लिया। मूल प्रवृत्तियों के शैक्षिक महत्व निम्नलिखित हैं। अब नंबर डाल के लिखना है, एक मतलब बिंदु पॉइंट 1 लिखना है। आदत निर्माण में सहायता करना, यानी कि मूल प्रवृत्तियां आदत निर्माण में सहायता करती हैं। और हाँ जो लिखा रहा है ना कि मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व क्या, यहाँ इसमें इनको केवल इतना ही याद रखना है कि जो अभी बिंदु में लिखा होगा, जैसे कि पहला हो गया आदत निर्माण में सहायता करना, केवल इतना ही है लिखना है। क्योंकि अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता ही है शैक्षिक महत्व से, मूल प्रवृत्तियों के शैक्षिक महत्व से, तो इन्हीं बिंदुओं में से विकल्प बनेंगे कि इनका शैक्षिक महत्व क्या है, या फिर इन्हीं बिंदु को सेंटेंस के रूप में बढ़ा के लिख दिया जाएगा। तो अगर आपको ये बिंदु याद है तो वहाँ पर तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ इसका ये महत्व है, इसका ये महत्व नहीं है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये जो है कि समझने के लिए होते हैं, क्योंकि इनसे दूसरे प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए संभावना कम रहती है कि ऐसे पूछेगा कि मूल प्रवृत्तियों के शैक्षिक महत्व कौन कौन से 4 विकल्प दिए हैं ऐसा। क्योंकि इन समय एक समझ विकसित होती है कि मूल प्रवृत्तियाँ आखिर हैं क्या, इनका शैक्षिक महत्व क्या, और इनसे जो दूसरे प्रश्न बनते हैं उनका फिर उत्तर देने में हमें सहायता मिलती है। ठीक है, दूसरा बिंदु लिखिए, रुचि और रुझान जानने में सहायता करना, यानी कि मूल प्रवृत्तियाँ रुचि और रुझान जानने में सहायता करती हैं। रुचि और रुझान जानने में सहायता करना हो गया। अगला लिखिए, ज्ञानार्जन में सहायता करना, ज्ञानार्जन में सहायता करना। ज्ञानार्जन ऐसे लिखेंगे, ऐसे। हाँ, ज्ञानार्जन में सहायता करना हो गया। अगला लिखिए, अगला बिंदु, अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना। फिर अगला बिंदु, प्रेरणा देने में सहायता करना। फिर अगला बिंदु, चरित्र विकास में सहायता करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मन को समझने की क्षमता प्रदान करना। मन को समझने की क्षमता प्रदान करना। ये हो गए मूल प्रवृत्तियों के कुछ शैक्षिक महत्व थे। अब देखना मूल प्रवृत्तियों की उपयोगिता, यानी कि मूल प्रवृत्तियों की उपयोगिता कौन कौन सी है, इन्हें कहाँ का उपयोग होता है। तो जो इनकी शैक्षिक महत्व है उपयोगिता की, जो शैक्षिक महत्व ये भी एक प्रकार उपयोगी है, क्योंकि महत्व कब होगा जब किसी भी विचार या वस्तु किसी भी चीज़ का अगर उपयोग नहीं हो रहा तो महत्व क्यों होगा। इसी महत्व और उपयोग जो है तो काफ़ी चीज़ें मतलब इनमें काफ़ी समानता रहती है। और इसमें इंग्लिश में लिखी यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट मैंने क्या बताया था कि मूल प्रवृत्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टिंक्ट, और मूल प्रवृत्तियों का उपयोगिता इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए इंग्लिश में, यूटिलिटी, UTILITY। यूटिलिटी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, ये हो गया। इंस्टिंक्ट स्पेलिंग INSTINCTS, मूल प्रवृत्तियों की उपयोगिता। अब इसमें मैं समझा देता हूँ, फिर लिख लेंगे। शिक्षा की दृष्टि से मूल प्रवृत्तियों की उपयोगिता कई हैं, जिसमें से प्रमुख है जिज्ञासा। जैसे कि एक हो गई जिज्ञासा, कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में हमें पता होगा तो मूल प्रवृत्तियों के अनुसार हमारी जिज्ञासा होगी। जिस क्षेत्र में हमारी मूल प्रवृत्ति है ये उसी क्षेत्र में रुचि होगी, फिर उसी रुचि होगी तो उसके बारे में हमें जिज्ञासा होगी कि उसके बारे में ज़्यादा जाने, उस क्षेत्र के बारे में या उस कार्य के बारे में या फिर उस वस्तु के बारे में जाने, तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ये उपयुक्त हो गई। दूसरी हो गई
रचनात्मकता, यानी कि हमारी मूल प्रवृत्ति किस क्षेत्र में, उसी प्रकार हमारे अंदर, क्योंकि रचनात्मकता गुण जो होता है वो हर व्यक्ति में होता है, बस उसे एक अवसर की आवश्यकता होती है कि अवसर संसाधन उपलब्ध हो तो वह अपने रचनात्मकता को रूप दे सकता है, यानी कि कुछ बना सकता है, कोई विचारे लोगों के सामने रख सकता है। तो रचनात्मकता अगर मूल प्रवृत्ति के बारे में पता तो उसी प्रकार उसकी रचनात्मकता का विकास होगा। रचनात्मकता तो है और उसका रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो उससे वो कोई वस्तु का आविष्कार कर सकता, कोई वो वस्तु के आविष्कार करने के अलावा नया विचार, कोई नई सोच, नई पद्धति, इसका विकास कर सकता है। तो ये हो गई रचनात्मकता। इसके अलावा सामूहिकता, ये क्या है, यानी कि मूल प्रवृत्तियों के अनुसार उसकी सामूहिकता होगी। अगर उसे अपनी समूह ने अगर उसे अपनी मूल प्रवृत्ति के बारे में पता है तो वह जो समूह होगा ऐसे समूह को ज्वाइन करेगा जो उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुकूल हो, यानी कि मूल प्रवृत्तियों का संवर्धन करने वाला समूह हो, तो उससे तालमेल बिठा कर रखने वाले और उसके मूल प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करने वाला समूह हो, तो वह ऐसे समूह को ज्वाइन करेगा। तो ये सामूहिकता हो गई। और ऐसे समूह कब ज्वाइन करेगा, अगर व्यक्ति को मूल प्रवृत्ति के बारे में पता ही नहीं है तो ऐसे समूह कैसे ज्वाइन करेगा। तो ये सामूहिकता हो गई। और इसमें एक आत्मस्थापना, मूल प्रवृत्तियों की उपयोगिता में एक उपयोगिता आत्मस्थापना का मतलब है कि खुद को जानना। अगर व्यक्ति को किसी व्यक्ति को अपनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में पता है तो वह अपने बारे में और जान सकता, ज़्यादा जान सकता। मैंने यहाँ पर बताया था, कहाँ पर मूल प्रवृत्तियों के जो शैक्षिक महत्व, यहाँ पर भी बताया था मैंने कि खुद को जानने में सहायता करती। तो वह ये यहाँ आत्मस्थापना का मतलब ये कि अपने बारे में सोचना कि मेरी कौन कौन सी विशेषता, मेरी क्षमताएं कौन कौन सी, मेरी कमजोरियाँ कौन कौन सी, ये सब चीज़ें। तो ये हो गई मूल प्रवृत्तियों की उपयुक्ताएँ। अब इसमें लिख लीजिए ये ऐसे नंबर डाल के एक दो। पहले नंबर में लिखिए, पहला हो गया जिज्ञासा। जिज्ञासा की परिभाषा के सबको पता होगी, इसीलिए इसे लिखाने की जरूरत है नहीं। दूसरे में लिखिए आत्मस्थापना। तीसरे में लिखिए रचनात्मकता। फिर अगले में लिखिए सामूहिकता। हो गई। तो ये हो गई मूल प्रवृत्तियों की उपयोगिता। तो ये मूल प्रवृत्ति क्या थी, मूल प्रवृत्ति उसकी जो शिक्षार्थी की विशेषता हमने पढ़ रहे हैं ना, हमारा चैप्टर कौन चल रहा है, यूनिट 1 का चैप्टर 2 चल रहा है, शिक्षार्थी की विशेषता या अध्येता की विशेषताएं। उसमें से पहली विशेषता है उसकी मूल प्रवृत्ति। तो ये हो गई पहली विशेषता हो गई, इसको हमने पूरा कर लिया, पहली विशेषता को हमने पूरी कर लिया, मूल प्रवृत्ति वाला। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसकी दूसरी विशेषता। तो ये क्लास यहीं तक थी, अगली क्लास में हम उसकी दूसरी विशेषता पढ़ेंगे।